Hi everyone, welcome back. And today in this video we are going to start with question number 5. So इस वाले लेक्चर में हम टारगेट रखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये सारा का सारा हो जाए। इसमें से तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, बाकी सब मैं कराऊंगा, या हो सकता है कोई क्वेश्चन में मतलब वाली सारी बातें बता के जब कैलकुलेशन की बातें रह जाएगी वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देखेंगे, ध्यान देखेंगे नहीं सर, ध्यान देंगे। आंसर द फॉलोइंग, यू आर गिवन 2 फाइनेंशियल प्लान। अच्छा, रोकते हैं और एक वापस चीज याद दिलाता हूं आपको, ये बोलने की वापस जरूरत नहीं है कि सर कोई भी क्वेश्चन मैं जब सॉल्व कराता हूं किसी भी चैप्टर का, वो पहले आपने करके देखना है, जितना बन पड़ता है आपने अपने आप से करके देखना है। मेरा ये आपको चैलेंज है, अगर आप कर पाओ, दिखाना नहीं है सर हमको किसी को भी, और आपने मेरे को भी नहीं बताना है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अंदर तक रखना, आपने आपसे चैलेंज लगाना ये चीज का। अगर आपने एक टीचर जो कि 4-5 साल से पढ़ा रहा है, ठीक है, उसके पहले क्वेश्चन करके दिखा दिया तो मान लेना सर कि आपको आता है वो चीज। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर कि आंसर सही चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि आपने कोशिश कर ली कंप्लीट, कुछ तो गलत सलत निकाल लिया लेकिन निकाल लिया, दिखा दिया कि सर हाँ ज़रूरत नहीं है किसी की भी हमको, और ये हर क्वेश्चन में होना चाहिए, तब मानेंगे। और अगर आप नहीं कर पाए तो अंदर ही अंदर खुद को ये चीज़ बोल देना कि भैया हम बहुत नीचे हैं, हम बहुत पीछे हैं, हमको अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, सिर्फ सीए की बात नहीं कर रहा, दुनिया में आगे बढ़ना है, तो ये बुरी आदत जो है जिसमें गिल्ट फील होगा अंदर में, अगर आपने ये चीज़ नहीं की आज मेरे बोलने के बाद में भी, तो आप पीछे रह जाओगे। बाकी अब आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है। आंसर द फॉलोइंग, यू आर गिवन 2 फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ अ कंपनी विच हैज 2 फाइनेंशियल सिचुएशंस। ध्यान देंगे, कंपनी एक ही है, 2 फाइनेंशियल प्लान्स है उसके, मतलब पैसा कहां से कितना लाना, इसके 2 अलग अलग तरीके दिए होंगे आपको, और उसके बाद में 2 अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशन भी दी है। तो हमारे आंसर्स कितने निकलेंगे सर? 2 इंटू 2 4। द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। इंस्टॉल कैपेसिटी दिख रही है कंपनी की, 10,000 यूनिट्स वो बना सकती है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 60% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। एक्चुअल में उन्होंने जितना भी इंस्टॉल कर सकते हैं या बना सकते हैं उसका सिर्फ 60% ही बनाया और बेचा, यानी कि 10,000 का 60% 6,000 लिखते चलेंगे। उसके बाद में सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 10 रुपए आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और 6,000 इंटू 10 करोगे तो आता है आपका आंसर 60,000 का कंट्रीब्यूशन। उसके बाद में जो हमने बोला था कि 2 सिचुएशन दी है, तो ये 2 सिचुएशन है सर कि फिक्स कॉस्ट एक सिचुएशन में 20,000 है या एक सिचुएशन में 25,000 है। ये जनरली क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि सर अगर हम कहीं ऑफिस लेके काम कर रहे हैं तो कहीं जगह का रेंट 20,000 होगा, किसी जगह का रेंट 25,000 होगा, तो हमने कहाँ पे ऑपरेट करना, ये भी हो सकता है। कोई मशीन लगाई होगी, अच्छी वाली है तो डेप्रीशिएशन 20,000, नहीं मतलब सस्ती वाली है तो डेप्रीशिएशन 20,000, थोड़ी महंगी है तो डेप्रीशिएशन 25,000। कुछ तो फिक्स कॉस्ट है जो कि 5,000 से बढ़ रही है। फिर 2 फाइनेंशियल प्लान्स मैंने बोले थे, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के 2 फाइनेंशियल प्लान है। पहला प्लान है एक्स वाई, दूसरा प्लान है ए बी। एक्स वाई के अंदर में टोटल 52,000 रुपए रेस कर रहे हैं, दूसरे प्लान में थोड़े कम रेस कर रहे हैं। अच्छा, एक्स वाई में इक्विटी लाया 12,000 का और डेट लाया 40,000 का। सो इक्विटी से ज़्यादा है डेट यहाँ पे, और उस 40,000 पे आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे सर? 12% का इंटरेस्ट पे करेंगे। उसके बाद में दूसरे प्लान में देखोगे तो इक्विटी ज़्यादा है, पहले वाले प्लान में डेट ज़्यादा था और डेट कम है 10,000, लेकिन इंटरेस्ट तो फिर भी 12% ही देना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ बोथ द प्लान्स, और कुछ भी नहीं करना। ध्यान दे, चलो बीच में मैं 5 मिनट के लिए वीडियो रोकूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ सिचुएशन बी। ए के अंदर एक्स वाई ए बी, एक्स वाई ए बी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद क्या आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
नंबर ऑफ़ यूनिट्स दिया है इसलिए नंबर ऑफ़ यूनिट्स से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, उससे आएगा कंट्रीब्यूशन इन टोटल, इसमें से आप माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से काम लेंगे हम, EBIT आता है, फिर यहाँ पे फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से इंटरेस्ट बदलेगा और ये आएगा EBT। बस अब इसके बाद में आप कैलकुलेट करोगे सर ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। फिर आप कैलकुलेट करोगे फाइनेंशियल लिवरेज, जिसका फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। पहले सारे कैलकुलेशन करेंगे और फिर समझेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके सिलेबस में दो पर्पज़ होते हैं। एक पर्पज़ है सर हमको आंसर आना है, कैलकुलेट करना है, और एग्ज़ाम में मार्क्स अचीव करने हैं। उसी के साथ साथ जो दूसरा पर्पज़ होता है जब हम क्लासेस करते हैं या खुद पढ़ते हैं, वो है कि समझना कि मतलब क्या होता है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो आपको अगर घुमा फिरा के भी पूछे तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वो ट्रिक समझ जाओगे वहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। सेलिंग प्राइस सब पर यूनिट सबके लिए सेम है, 30 30 30 और 30, ये 20 20 20, तो आता है 10 10 10 10। फिर यहाँ पे आपका 6000 जो हमने कैलकुलेट किया था, क्योंकि इंस्टॉल कैपेसिटी बेचा और बनाया सिर्फ इतना ही है, भले इंस्टॉल्ड कितना भी किया हो, तो आता है टोटल 60,000। और अगर आपको कैलकुलेशन बचाने हैं तो ये सारा चार्ट बनाने के पहले या टेबल बनाने के पहले ही ये 60,000 का एक कैलकुलेशन कर लो सिर्फ, और हर जगह सिर्फ कंट्रीब्यूशन से शुरू हो जाओ। फिर ये हर जगह जो मैंने लिखा ना, बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको। फिक्स कॉस्ट सर देखो, हम अभी सिचुएशन ए में हैं और सिचुएशन ए के हिसाब से फिक्स कॉस्ट है सर 20,000 की, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट आएगी यहाँ पे 20,000 20,000 25,000 25,000, तो बचा कितना 40 40 35 35। फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब इंटरेस्ट देखो, XY जो प्लान है, अच्छा मैंने पहले XY लिखा है, A भी लिखा है, XY लिखा है, ठीक है। XY जो प्लान है उसमें 40,000 पे 12% लगेगा, यानी कि 4,800, ठीक है, XY में। तो ये 4,800 यहाँ लिखूंगा और 4,800 यहाँ लिखूंगा, आई बात समझ में। अब उसके बाद में 10,000 है डेट का, उस पे 12% लगेगा, तो 10,000 पे 12% विल बी 1200 1200। अब आप मेरे को बताओ यहाँ से आगे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप कैलकुलेट करो और उसके बाद में मैं फटाक से लिख के यहाँ पे आपको ये चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। डू द कैलकुलेशन और राइट डाउन द आंसर्स गिवन हियर ऑल्सो।
ठीक है सर, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो ये हमने 8 आंसर्स निकाल लिए, 4 ऑपरेटिंग लेवरेज और 4 फाइनेंशियल लेवरेज। आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। मतलब तो समझेंगे ना हम क्या है इसका, ठीक है? ध्यान देना क्या होता है, मतलब तो बताता हूँ आपको। आप अगर चाहो तो लिख लो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, बाकी तीनों आप समझ जाओगे, ठीक है? लेट्स से वी टेक 1.5. इट मीन्स फॉर every 1% change in sales, contribution will change by 1.5%, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा 1.5 है। और वैसे ही ये फॉर every 1% change in, you can say, EBIT, EPS will change by 1.14%। करके देख लो, आंसर्स मैच करेंगे। हमने ये पिछले लेक्चर में हमने देखा है कहीं तो ये, या फिर मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया था तब देखा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ये मतलब वही होता है। तो ये रहा आपका आंसर सर, फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है? लिख लो, 1 मिनट और लेता हूँ मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चले, देखो मेरा काम है सर समझाना हर क्वेश्चन को, तो मैं तो समझाऊंगा और उतना टाइम लगेगा भी। आपके लिए टाइम बचाना है आपको, तो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो और आंसर्स को मैच करके देखो। आंसर मैच नहीं करते आपके तो आप पूरा वीडियो उतना देखें। एक्स लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट इज 20,000 यूनिट। नया क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड बोलता है कि अगर मैं 20,000 यूनिट बना के बेचता हूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में रहूंगा, यानी कि जितना भी कमाऊंगा उतना मेरा खर्चा हो जाएगा। ब्रेक इवन अपन कब कैलकुलेट करते हैं सर? फिक्स कॉस्ट में सबसे पहला ब्रेक इवन आता है। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें तो फिक्स कॉस्ट, यानी कि 20,000 यूनिट्स में बना के बेचूंगा 14 रुपीज पर यूनिट और 9 की वेरिएबल कॉस्ट पे। सो अगर आप ध्यान देंगे, ये इतना आसान और इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में खत्म भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आपका सेलिंग प्राइस जो है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट से लेना पड़ेगा। सो मैंने पहले नंबर ऑफ यूनिट से लिया, फिर मैंने लिया सेलिंग प्राइस, सेल्स ले लिया, चलो, फिर मैंने ले लिया वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद आप ले लो कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट एंड देन EBIT। अब नंबर ऑफ यूनिट क्या बोलता है वो? अगर 20,000 उसने बना के बेचा, कितने रुपए में सर? 14 रुपीज़ में 20,000 अगर आप बेचोगे तो 2,80,000 का सेल कर पाओगे, और 9 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि 1,80,000 का आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 1 लाख। और ये BEP लेवल है, ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पे आप कुछ भी नहीं कमाते। तो EBIT कितना आना चाहिए? 0। इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी? 1 लाख सर, क्योंकि 1 लाख में से 1 लाख माइनस करने पे ही 0 आएगा। हमको 0 चाहिए क्योंकि यह है BEP लेवल। सो विल कॉल दिस एज बैलेंसिंग फिगर।
ठीक है। 1 लाख। अब अगर यहाँ 1 लाख आया तो ये हर जगह पे 1 लाख होएगा। मेरे नंबर ऑफ यूनिट में लेता हूँ 25,000, और क्या दिया है क्वेश्चन ने, 30,000। सो यहाँ पे भी 1 लाख आएगा। अब देखना, क्वेश्चन ने आपको पूछा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 25,000 और 30,000। अब ये आपको ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कहीं पे भी पूरे सिलेबस में, क्योंकि हमने सर ऑपरेटिंग लीवरेज का अलग फॉर्मूला देखा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का अलग फॉर्मूला देखा है, लेकिन क्वेश्चन में ना मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज अगर निकालना होगा तो वो कहीं कहीं पे उन्होंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज लिखा है, क्योंकि दोनों से आंसर आते सेम ही है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपको निकालना है फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 25,000 और 30,000। इन्होंने ये नहीं पूछा सेल्स कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उन्होंने सीधा डिग्री निकालने बोला। तो अभी थोड़ा ध्यान दो। तो आप नॉर्मल वाले फॉर्मूले भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका सेल्स कितना होगा सर, फिक्स कॉस्ट तो आपकी फिक्स हो गई। उन्होंने पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 25,000 एंड 30,000। सो 25,000 पे कितने रुपए में बेचोगे, 14 रुपए में बेचोगे। 14 इंटू 25,000 दैट बिकम्स 3,50,000। 25,000 इंटू 9 तो 2 लाख, 9 है ना, हाँ, 2,25,000। ये बन जाता है 1,25,000। तो आपका आंसर आया 25,000। लेकिन इस केस में 30,000 इंटू 14 विल बी 4,20,000, और 9 यानी कि 2,70,000। तो यह आएगा 1,50,000। तो यह आया आपका 50,000। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। आप लिख सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में आएगा 5, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 25, और 1 50/50 यानी कि 3। सिंपल। यानी कि अगर 20 से 25,000 होता है हमारा सेल्स कितना बढ़ रहा है, 20 से 25,000 होना, यानी कि 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 अगर मैं करूं, 25% सेल्स बढ़ा तो EBIT 25 इंटू 5 आपका कंट्रीब्यूशन, 25 इंटू 5 गुना आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। सही बोला गलत बोला मैंने? ये तो नया वाला आया है। 20 से 25, 1 से 25, 5,000। हाँ सही बात है, 5,000 रुपये से सेल्स बढ़ा, इंटू 5 गुना अगर आप करोगे तो 25,000 से मेरा बढ़ रहा है कंट्रीब्यूशन, 1 से 1 25 हो रहा है। सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप वहाँ देखोगे तो अगर अब हम इंटरप्रेट करना चाहे तो वो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ध्यान दो। 1% सेल्स के बढ़ने से, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बोलता है, 1% सेल्स के बढ़ने से 5% मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो मेरा सेल्स कितना बढ़ा। अगर आप ध्यान दोगे तो मेरा सेल्स, मैं यूनिट से ले रहा था, 3,50,000 माइनस 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000, मेरा सेल्स बढ़ा है 25% से। मेरा सेल्स बढ़ा है 25% से, तो 25 इंटू 5 यानी 125% से बढ़ना चाहिए। फिर तो क्या गड़बड़ हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है। ध्यान दो, मैं रुको समझाता हूँ आपको। या तो मैंने कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ की होगी तो वो दिक्कत आएगी।
50,000 यानी कि 3, 1 25 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 5। सही तो है सारा का सारा। इंडिपेंडेंट भी नहीं है। एक सेकेंड। हाँ, 25,000 इंटू 9 इस 2,25,000। 350, 1 25 माइनस 1। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्यों प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हम 20,000 से 25,000 पे जा रहे हैं, और ऐसे टाइम पे ऑपरेटिंग लीवरेज जो अप्लीकेबल होता है, हम बोलते हैं ना कि 1% सेल्स बढ़ने से 5% का ईबीआईटी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका अगर आपने कैलकुलेट किया होता ना, ये लेवल का ऑपरेटिंग लीवरेज, ये लेवल का, तो वो अप्लीकेबल होता आगे में। अब वो हमारा आया नहीं क्योंकि ये ज़ीरो आ रहा है ईबीआईटी, और इसीलिए आपके आंसर मैच नहीं कर रहे। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हो तो वो शायद काम कर सकता है। तो अब हम उसको एक बार चेक करके देखते हैं कि 4,20,000 माइनस 3,50,000, 70,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000, तो यह था 16.67 इंटू अगर 5 करूँ तो 83%। 83% क्या बढ़ेगा सर मेरा? नहीं है, मैच नहीं खाएगा यार ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी फिगर्स अलग है, इसलिए उन्होंने पूछा भी नहीं है अपन को। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है। सेल्स 100 रुपये का 60, यहाँ पे फिगर्स मैच नहीं खा रही है इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। कंट्रीब्यूशन 60 का 40 का है मान लो, फिक्स कॉस्ट लेट से 10 का है, और आपका ईबीआईटी है 30 का। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था सर, एक चीज़ ठीक करना, पुराने वाले क्वेश्चन में ये कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ये ईबीआईटी आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 100/100 में से 60 गए 40, 40 में से 10 गए 30। अब आप एक काम करो, 20% से ये बढ़ाओ तो 120 होता है। अब 120 से 20% से ये बढ़ा है तो ये 20% से बढ़ेगा 72। तो ये आपका आएगा तकरीबन 28 और 20 यानी कि 48, 10 और 38। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं। 200 100% आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 20% से सेल्स बढ़ा है, और अगर आप यहाँ देखोगे 8 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 72 इस हो 120 माइनस 72 इज़ 48 माइनस 10 इज़ 38, 38 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 30 इज़ 26.67%। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज निकालूँ तो लिखूँगा 40/30, 40 डिवाइडेड बाय 30 दैट कम्स टू 1.33%, मतलब 1.33 ले लो। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। अगर 1% से सेल्स ऊपर गया तो 1.33% से मेरा ईबीआईटी ऊपर जाएगा। मेरा सेल्स कितने से ऊपर गया सर? 20% से। ठीक है, 20% से, तो 20% का 1.33 से मेरा ईबीआईटी ऊपर जाना चाहिए। तो 20 इंटू 1.33 बिकम्स 26.67। ये आपका मैच कर गया। लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे किया क्या मैंने जो पहले वाली सिचुएशन थी ना, उसका ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला 1.33 का। 1.33 का जो है पहले वाली सिचुएशन का, वो जो दूसरे पे लगाया। और यहाँ मैं गलत क्या कर रहा था, दूसरी सिचुएशन का ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल रहे थे। अब अगर आप यहाँ पे दूसरी सिचुएशन का ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो तो 48 डिवाइडेड बाय 38 आ रहा है, दैट इज 1.26, जो कि गलत हो रहा ना, दैट इज 1.26। यानी यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो दूसरा अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो दैट वाज माय मिस्टेक कि मैं इसको यूज़ कर रहा था, जो कि गलत था। इसको यूज़ करना चाहिए था, जो हमने निकाला ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर द रफ कैलकुलेशन। फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना लिख लो, और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ जी सर, ये देखो, अब ये क्वेश्चन जहां तक आप करोगे, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है ए बी सी डी का, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, तो आप कंट्रीब्यूशन निकालोगे। ध्यान देना अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अब आपको करना है। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, तो आप कंट्रीब्यूशन निकालोगे। कंट्रीब्यूशन को आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे। सर नंबर ऑफ यूनिट कहाँ दिए हैं, यहाँ दिए हुए नंबर ऑफ यूनिट्स। सो 5000 को उससे मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से ये फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, तो आएगा आपका ईबीआईटी। ठीक है, और तो कुछ पूछा ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला, ऑपरेटिंग लिवरेज ही निकालना है सिर्फ। कितना आसान है, चारों फर्म्स का। आप चारों फर्म्स का ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे, हो गया। कंट्रीब्यूशन भी आ गया, ईबीआईटी भी आ गया। व्हाट कैलकुलेशंस कैन यू ड्रॉ विथ रिस्पेक्ट टू द लेवल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज रिजल्ट, एक्सप्लेन करो। अब यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो भी ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा उसमें जिसमें भी ज्यादा होगा ना, आप किसी का भी एक एग्जांपल लेके क्या सेंटेंस लिखोगे, लेट से किसी एक का ऑपरेटिंग लिवरेज आ रहा है 2, तो आप लिखोगे वहां पे कि दिस रिप्रेजेंट्स दैट फॉर एवरी 1% इंक्रीज या चेंज इन सेल्स, EBIT विल चेंज बाय 2%। ये उसके बाद एक और सेंटेंस लिखोगे आप कि किसका लिवरेज कम है, किसका लिवरेज ज्यादा है। और जो एक और सेंटेंस लिखना है इसमें कि जो ये फर्म डी है इसमें कोई लिवरेज नहीं है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। फिक्स कॉस्ट का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। तो एक सेंटेंस लिखेंगे नीचे में, फर्म डी हैज नो लिवरेज, क्योंकि उसका आंसर 1 ही आएगा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। रेस्ट ऑफ द फर्म्स हैज लिवरेज, इन दैट ऑल्सो फर्म ए, लेट्स से मान लो फर्म ए हैज द हाईएस्ट लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज। बस दैट्स इट, यही कैलकुलेशंस आपको ड्रॉ करने। ड्रॉ का मतलब आप डायग्राम मत समझना, उसने बोला कैलकुलेशन से आप क्या ड्रॉ करोगे, मतलब कैलकुलेशन से क्या तत्पर्श, उत्कर्ष, पता नहीं कुछ तो हिंदी में बोलते हैं, कंक्लूजन निकलेगा। वेटा ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत आसान है। अब क्या कैलकुलेशन कैलकुलेशन वापस रिपीट हो रहे। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी होमवर्क जाएगा। क्या है इसमें भी कुछ भी नहीं है, सेम सेम चीज़ें वापस ये हुई है। लेकिन एक चीज़ है जो कि आपको इसमें सीखने वाली है, बस उसके लिए लेकिन मैं करा नहीं रहा हूँ। इफ सेल्स इज इंक्रीजेस बाय 6 लाख रुपीज, व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। उसने सेल्स को ईबीआईटी से कंपेयर किया, और ये कब पॉसिबल है, जब आप ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते हो। तो इस केस में आप ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना, ठीक है। और सेल्स पहले कितने हैं सर, 24 लाख के, कितने से बढ़ रहे हैं, 6 लाख से, तो परसेंटेज निकालो, दैट विल बी 25%। सेल्स अगर, उनका बोलना यह है, सेल्स अगर 25% से बढ़ रहे हैं तो ईबीआईटी नया वाला क्या होगा। अब मैं आपको रफ में अगर कैलकुलेशन करके दूं यहां पे, तो अभी करके बता सकता हूं। एक सेकंड, कैलकुलेशंस क्या रहेंगे, ध्यान देना। वेरिएबल कॉस्ट 50, तो 50 आ गई, 50 इंटू 12 लाख बचेगा आपका कंट्रीब्यूशन। 12 लाख का कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट है 10 लाख की, तो 2, यानी कि 12/2, 6 आएगा आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज तो 6 आएगा। 10,000, 10 लाख बोरो के 10% पर एनम से, तो 1 लाख माइनस हो जाएगा ना उसमें से। 1 लाख अगर उसमें से माइनस हो गया आपका 12, 2, 6, तो 1 लाख ही बचेगा। तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज आएगा, मैं बताता हूँ आपको, 2/1 और 12/1, ये कंबाइंड लिवरेज 12 आ सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा कैलकुलेशन में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक 1 लाख का आपका नेट इन्वेस्टमेंट है। टैक्स वैक्स का कुछ लोचा है क्या, इसमें नहीं है। 1 लाख और 20, यानी कि 5% आप कमा रहे हो इसमें, नहीं। अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट देखोगे तो ईबीआईटी लेना पड़ेगा। ईबीआईटी हमारा आ रहा था 2 लाख, 10% का इन्वेस्टमेंट आएगा अगर टोटल इन्वेस्टमेंट देखो तो, 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख।
इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय 6 lakhs व्हाट विल बी द न्यू EBIT। अपना EBIT आया था 2 का, ध्यान दो मैं आंसर निकाल के दे रहा हूँ आपको। सेल्स 6 लाख से बढ़े यानी 24 लाख से 30 लाख हो गए, तो कितना परसेंट बढ़ा? 25%। और हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बोलता है? ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आया? 6। इसका मतलब 1% अगर सेल्स बढ़ा तो 6% EBIT बढ़ेगा, 1% और 6%। लेकिन हमारा 25% से सेल्स बढ़ा, तो 25 इंटू 6 यानी 150%, 150% से EBIT बढ़ेगा। एंड 150% ऑफ 2 lakhs, EBIT कितना है अभी? 2 lakhs। 2 lakhs का 150% इज 3 lakhs, तो नया EBIT आना चाहिए आपका 5 लाख। ये लिख लो अब मैं, लेकिन मेरा कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ। 30 का आधा करोगे तो 15, 15 में से 10 माइनस करोगे तो 5 आ गया। ठीक है, आता है। ये सारे आपके फाइनल आंसर। अब आप घर में करेंगे सर इसको, आपके लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नया है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे, लेट्स डू दैट। ध्यान दो। बीटाट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। एक सेकंड बस होल्ड करना। चलिए सर, बीटाट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट एज ऑन March 31 आपको दी है। इक्विटी शेयर कैपिटल आप देखोगे 10 रुपए पर शेयर के 8 लाख, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? ऐसा एनालिसिस करना चाहिए आपने, तो 80,000। डेट है 10% का 6 लाख, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 60,000। रिटेन अर्निंग 3,50,000, ये इक्विटी का ही पार्ट होता है। करंट लाइबिलिटी ठीक है 1.5 लाख, ध्यान रखेंगे। नेट फिक्स्ड असेट्स 10 लाख है, नेट लिखा है यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की फिगर है। करंट असेट्स है 9 लाख। आगे अब अपना ये मतलब है इनकम स्टेटमेंट देखो 3,40,000 है सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 60,000 ऑफ द डेप्रिसिएशन। अब अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे लिवरेज में इस पार्ट को फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। तो बाकी जो बचा है ना, आगे लिखा हुआ है आपको 60,000, ये है वेरिएबल कॉस्ट। तो हम अलग अलग लिखेंगे दोनों को, क्योंकि हमको अलग अलग लगता है लिवरेजेस में, बाकी हर जगह अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। EBIT आया 2,20,000, उसमें से इंटरेस्ट देखो 60,000 का माइनस किया है। EBT आया, टैक्स माइनस किया, अब टैक्स का रेट निकाल लो। उन्होंने 56,000 का टैक्स लगाया है 1,60,000 पे, तो ये तकरीबन 35% का उन्होंने टैक्स लगाया है। फिर आया EAT। क्या निकालना है? डिटरमाइन द डिग्री। अब यहाँ पे भी डिग्री नहीं निकाल सकते क्योंकि दो अलग अलग चीजें नहीं दी है। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, ध्यान देना। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ठीक है। फिर EBIT डिवाइडेड बाय EBT, और फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। इफ ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। 1,20,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन इज वेरिएबल कॉस्ट। तो अदर देन डेप्रिसिएशन कितना बचा? 60,000। 60 और 60, 60। इफ टोटल असेट्स रिमेन्स एट द सेम लेवल, टोटल असेट्स उतने ही है हमारे जितने हैं, बट सेल्स इंक्रीजेस बाय 20% एंड डिक्रीजेस बाय 20%, व्हाट विल बी द अर्निंग पर शेयर एट न्यू लेवल। अब आप बताओ, सेल्स के बढ़ने कम होने से EPS पे इंपैक्ट पड़े, ऐसा कौन सा लिवरेज है? मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहीं पे, ये आखिरी बार है। कहीं पीछे गया होगा, ध्यान दो। ये है डिग्री, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज।
सेल्स सिर्फ दो जगह पे आ रहा है, एक सेल्स आ रहा है सर यहाँ पे, एक सेल्स आ रहा है यहाँ पे, यानी या तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज या तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा काम का है। अब सेल्स के कंपैरिजन में उन्होंने क्या पूछा, ईपीएस पूछा, तो ईपीएस आता है यहाँ पे, यानी कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज से हम कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज नहीं। ठीक है, तो मैं ये सब अभी वापस हटाता हूँ। हाँ ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज हमारा इस्तेमाल होगा यहाँ पे। व्हाट विल बी द ईपीएस एट द न्यू सेल्स लेवल। ठीक है, सबसे पहले हम हमारा कैलकुलेशन करेंगे। एग्जिस्टिंग सेल्स 20% इंक्रीज, ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, बता रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज से ईपीएस निकाला ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले आंसर सेम होगा। सेल्स सेल्स है हमारे 3,40,000 के, ये छोड़ो, अरे 3,40,000, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, फिर कंट्रीब्यूशन जो है हमारा 340 में से 60 गए 280, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 60,000, डेप्रिशिएशन ही है। ठीक है, तो कितना बचा सर, 2,20,000। ये हो गया हमारा ईबीआईटी, इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे 60,000, सब कुछ 60,000 का 1,60,000, इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे 35% पे, दैट्स 56,000। तो अरे 1,04,000 निकालने की क्या ज़रूरत है, ये आ गया हमारा ईबीटी। ईबीटी तो ये था, ये आ गया हमारा ईएटी। ईएटी डिवाइडेड बाय क्या करते हैं सर हम, नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे ना, 80,000, याद है मेरे को, तो अभी याद है क्योंकि मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था ना आपके सामने, तो वापस जाने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा ईपीएस कितना आता है सर, 1.3। ये है पूरी कहानी। सबसे पहले क्वेश्चन का मैं आंसर निकाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। यहाँ पे ऐसे निकलेगा, ये वो वाला फॉर्मूला मत लगाना अभी। कंट्रीब्यूशन है हमारा 2,80,000 का, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी है 2,20,000 का, 1.2727। फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज नथिंग बट ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी है 2,20,000 का और ईबीटी है 1,60,000 का, ये आ गया आपका 1.375। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज मतलब भी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है इसका, इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन, या तो फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यार, एक ही बात आएगी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, 1.2727 इंटू 1.375, दैट्स 1.75। अभी मतलब समझना चाहिए। आप बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या है, लिखो, मैं आपको बताता हूँ, लिखो। चलो सर लिखो, याद नहीं रहता बाद में, मार्क करो वैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और नीचे में लिखो, लिख लो ना सर, एक बार लिख लो प्लीज़, आप ऐसे आलसीपना मत करना। उसके आगे लिखेंगे 1.2727 के आगे, फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स, फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स EBIT will change by 1.2727 percentage।
EBIT will change by 1.2727%. EBIT will change by 1.2727%. Degree of financial leverage लिखना. For every 1% change in EBIT, for every 1% change in EBIT, EBT या EPS लिखो, EPS will change by 1.375%. EPS will change by 1.375%. डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज के आगे लिखना. फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स, फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स, EPS will change by 1.75%. EPS will change by 1.75%. सो आपने लिखा फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स EPS विल चेंज बाय 1.75%. अब आगे देखो. पढ़ो क्या है. एक तो ये सही करो, ये इफ होना चाहिए. इफ टोटल असेट्स रिमेन्स एट द सेम लेवल, if total assets remain at the same level but एक सेकंड, but sales increases by 20% or decreases by 20%, what will be the EPS at the new level of sales? इन्होंने भी यही पूछा. कंबाइंड लीवरेज में आपने क्या बोला कि सेल्स अगर 1% से ऊपर गया तो EPS कितने से बढ़ेगा या कम होगा. इन्होंने यही पूछा कि सेल्स अगर 20% से बढ़ा दिया तो नया EPS बताओ. ध्यान दो. अगर ये इंक्रीज हो रहा तो EPS भी इंक्रीज होगा. EPS विल इंक्रीज बाय 20 इंटू 1.75. अब आपको ये समझ में आना चाहिए सर कि 20 इंटू करना कौन सा लिवरेज है. हम उसी लिवरेज को करेंगे जिसमें सेल्स और EPS दोनों आता है. ना ये ऑपरेटिंग लिवरेज में आता, ना फाइनेंशियल में आता. ये आता है सर कंबाइंड लिवरेज में, इसीलिए कंबाइंड लिवरेज यूज किया. %35 से इंक्रीज होगा EPS. सो न्यू EPS विल बी 35% से इंक्रीज होगा. क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि कितना है.
Sorry guys, what happened is I just got to know that everybody in the office has they actually sit together for the lunch and the gate was open and अगर वो ओपन रह जाए और कोई आके कुछ लेके चले जाए तो दिक्कत हो जाती, इसलिए अर्जेंट में कॉल करके मेरे को बताना पड़ा, सॉरी। ठीक है, सो देखो नया ईपीएस कितना होगा, 35% से बढ़ेगा। अभी कितना है सर, 1.35। अरे यार ये भी अभी काम करना बंद, हाँ है, ये बंद हो गया, होल्ड करना 2 मिनट। सो ध्यान दो, न्यू ईपीएस हमारा कितना होना चाहिए, 1.3 से 35% इंक्रीज होना चाहिए, इंटू 1.35 इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए इंटू कर रहा हूँ, 1.3 प्लस 35%, दैट्स 1.755। ये पहली सिचुएशन। बी, इफ सेल्स decreases by 20%, then EPS will decrease by 20 into 1.75, वही 35%। So new EPS will be 1.3 into 1 minus 35। ये 35% से डिक्रीज करने के लिए ऐसा लिखते हैं, आप अगर कैलकुलेटर पे भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, 1 माइनस 0.35 दैट्स 0.65। दिस इज गोइंग टू बी द न्यू ईपीएस। सो आपके जो दो आंसर थे वो ये है, वन 1.755 और 0.845। आया समझ में? अब आप मेरे को इसके साथ साथ में बताओ, अच्छा करके तो देखा ही नहीं सर, एक करके देखें, 20% इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है। सर इंक्रीज वाला आपने पहले भी बताया था, डिक्रीज वाला बताओ, ठीक है ध्यान दो। तो आप डिक्रीज वाला देखेंगे, सेल्स को 20% से डिक्रीज करते हैं, 3,40,000 लेस 20%, 2,72,000, ठीक है। अब सबसे पहले आप एक निकाल लो कि वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो क्या था, 60,000 डिवाइडेड, अब वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल है, सेल्स कम हुआ तो कॉस्ट भी कम होती है, 272 याद रखना, 60,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000, अरे यार ये एक भलता ही परसेंटेज आता है, ठीक है। तो ये कुछ परसेंटेज आ रहा है 17.647, ये वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो है। इसी से मल्टीप्लाई करता हूँ 2,72,000 को, तो आता है 48,000, यानी कि 2,72,000 इज द सेल्स गिरा हुआ, 48,000 इज द वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, दैट इज 60,000 कर दी सर। अब इसमें से आप टैक्स माइनस करोगे, टैक्स ही है ना, नहीं इंटरेस्ट है 60,000 का, तो वो भी माइनस करें, इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, कितना आया 1,04,000। अब इसमें से आप 35% का इनकम टैक्स माइनस करें तो आया 67,600, और डिवाइडेड बाय अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स 80,000, कितना आया सर 0.845 नया ईपीएस आया। ये इतनी प्रोसीजर लगी 0.845 कैलकुलेट करने को, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 लाइन में आ गया। अगर आपको आगे से कंबाइंड लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज पता है तो 2 लाइन में आंसर निकाल सकते हो नए ईपीएस का, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस अगेन। और अगर आप ये कैलकुलेशंस करते हैं ना जो मैंने कैलकुलेटर पे किया अभी, कि सेल्स निकालो नया वाला, फिर धीरे धीरे करके ईपीएस निकालो, क्योंकि क्वेश्चन ने तो नया ईपीएस पूछा, तो हम वैसे निकालते तो 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे ये नहीं पूछना चाहता कि नया ईपीएस कितना है,
इस क्वेश्चन के माध्यम से वो ये पूछना चाहता है कि क्या आपको कंबाइंड लिवरेज का इस्तेमाल करना आता है, फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल करना आता है। फॉर्मूले से आप पहला आंसर जरूर निकालोगे अगर रट गया होगा तो, लेकिन अगर आपको समझा नहीं होगा ना तो दूसरा आंसर आप नहीं निकालोगे। और अगर आपने पूरा स्टेटमेंट लिखा सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दूसरे आंसर के लिए, तो ये चीज मेरे इंस्टीट्यूट के समझ में आ जाती है पेपर देख के कि इसको सिर्फ फॉर्मूला याद है, इसको समझ में नहीं आता। अगर इसको समझ में आता कि कंबाइंड लिवरेज या फाइनेंशियल लिवरेज या ऑपरेटिंग लिवरेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये उसका इस्तेमाल करके नया ईपीएस निकालता 2 लाइन में, जो हमने अभी लिखा। तो ऐसी गलतियां मत करना सर। आप बोलते हो ना कि मेरा आंसर तो सही था फिर भी मार्क्स नहीं मिले, जरूरी है हर बार आंसर्स ही उसी से देखा जाए। ये पर्टिकुलर सेंटेंस से आपका क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट देखा गया कि आपको आता है कि नहीं आता। आंसर डज नॉट मैटर ऑल द टाइम। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान दो। सेम है, क्या लिखा है, ईबीआईटी दिया 1120 और पीबीटी दिया, पीबीटी यानी कि ईबीटी ले लो। अब ये लोग ना साले एक ही चीज लिखे तो ठीक है। ईबीआईटी और ईबीटी में डिफरेंस जो होता है वो है इंटरेस्ट का होता है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट दे दी 700 की। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। तो पहली चीज ध्यान दो, ईपीएस और सेल्स वाला लिवरेज कौन सा है, कंबाइंड लिवरेज। तो आपको कंबाइंड लिवरेज पहले निकालना पड़ेगा। और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या है सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो सर ईबीटी तो आपके पास 320 है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे सर, देखो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, तो बैलेंस क्या आता है, ईबीआईटी। अब आप मुझे ये बताओ, आपको ईबीआईटी दिया है 1120, फिक्स कॉस्ट दिया है 700, तो क्या कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। 1120 में 700 ऐड कर दो तो हो गया ये 1820, ठीक है। अब आप कंबाइंड लिवरेज निकालो, कंबाइंड लिवरेज विल बी 1820 बाय 320। तो कंबाइंड लिवरेज आया आपका 5.6875। 1% सेल्स के बढ़ने से एक ईपीएस बढ़ेगा 5.6875% से। लेकिन क्वेश्चन बोलता है 5% सेल्स बढ़ा तो मल्टीप्लाइड बाय 5.6875% से ईपीएस बढ़ेगा। यानी ईपीएस कितने से बढ़ेगा, आपका टोटल मिला के 28.4375% से। ये फाइनल आंसर है। हाँ, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पे गलती की होगी तो फाइनल आंसर बदलेगा, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। सबसे पहले आपको पूछा गया है कि ईपीएस कितना बढ़ेगा अगर सेल्स 5% से बढ़ा तो क्या दिखता है यहाँ पे रिलेशनशिप, सेल्स के बढ़ने से ईपीएस कितना बढ़ेगा। सेल्स और ईपीएस आता है कंबाइंड लिवरेज में, एक स्टॉपेज। दूसरा, कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए लगता है सर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, सॉरी ईबीटी। ईबीटी हमारे पास दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरा स्टॉप, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए लगता है सर फिक्स कॉस्ट और ईबीआईटी दोनों दिए हुए, 1120 और 700, 11 और 7 18, 1820। तो कंट्रीब्यूशन 1820, 1820, ईबीटी 320। तो कंबाइंड लिवरेज आ गया सर आपका 5.6875 मल्टीप्लाइड बाय 5, द फाइनल आंसर। तो ये भी आप करेंगे होमवर्क। तो कितने होमवर्क दिए सर मैंने आपको, 1 2 3 होमवर्क दिए, और 1 2 और 3 क्वेश्चन हमने किया। सही है, फेयर इनफ। आधे आप करो, आधे मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और क्या जो भी होमवर्क रहेगा, जो भी इजी रहेगा वो मैं आपको करने दूंगा। थोड़ा बहुत मैं आपको तकलीफ भी दूंगा कि थोड़ा सा जो नहीं कराया हो वो भी समझा के मैं आपको होमवर्क दूंगा, ताकि आपको भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिले। ऐसा नहीं कि सर आप तो पहले कर लेते हो, डुप्लीकेट वाले काम हमको दे देते हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो फॉर द टाइमिंग, बाय बाय, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू क्वेश्चंस। बाय।